नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग आज सॉल्व करते हैं एनटीपीसी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ फुल एक्सप्लेन। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या असर होता है। ऑप्शन ए है यह बढ़ जाता है, बी है यह समान रहता है, सी है यह घट जाता है, डी है दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रहता। तो ऑप्शन सी सही है, यह घट जाता है। देखते हैं ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि तरंगदैर्ध्य जो होती है और आवृत्ति दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। वो घटेगी तो वो बढ़ेगी। तरंग की आवृत्ति जो होती है वो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए यह जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घट जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, बी है एंथ्रोपॉड्स, डी है एकिनोडर्म्स, डी है एनेलिड्स। तो ऑप्शन ए इसका सही है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है और इसमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है और ये जो है सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं, ये नंगी आँख से नहीं दिखाई देते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो हम अब ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई मतलब है नहीं, आपको आंसर पता चल जाता है। और इसका ऑप्शन सी सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एक्सप्लेन देखते हैं। पेंसिलिन की खोज जो है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया था। उन्होंने बताया पेंसिलिन एक एंटीसेप्टिक दवा हो सकती है। इसके लिए उन्हें 1945 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पेंसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय ने पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया था। उन्होंने बताया था कि पेंसिलिन एक एंटीसेप्टिक दवा हो सकती है। इसके लिए उन्हें 1945 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन डी में ग्राहम बेल महोदय थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं। ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था और एमिली वर्लिनर ने 1876 में माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। तो ग्राहम माइक्रोफोन आपके ईयरफोन में लगता है और फ़ोन के बारे में आप जानते ही हैं, दिनों रात लगे ही रहते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो इसमें जो है गैलीली थर्मोस्कोप, थर्मामीटर को कहते हैं। गैलीली ने इसका आविष्कार किया था। तो इन्होंने इसका आविष्कार जो है 1593 में किया था। और इसी के साथ ऑप्शन में बी में कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज जो है 1540 ईस्वी में किया था। कैप्लर द्वारा ग्रहों की गति के नियम की खोज जो है 1600 ईस्वी में की गई थी, जबकि आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। कैप्लर द्वारा ग्रहों की गति का नियम जो है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ग्रहों की गति के बारे में की खोज किसने की थी, के नियम की खोज तो कैप्लर द्वारा की गई थी। देखते हैं आपकी नेक्स्ट समस्या। 1 डेकालीटर कितना होता है। ऑप्शन ए है 10 किलोमीटर, बी है 100 मीटर, सी है 10 लीटर, डी है 10 सेंटीलीटर। तो आपका 1 डेकालीटर जो होता है वो 10 लीटर के बराबर होता है। सी ऑप्शन सही है, 1 डेकालीटर 10 लीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टोलीटर जो होता है वो 100 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर जो होता है 0.22 गैलन के बराबर होता है। 1 गैलन बराबर 3.78 लीटर होता है। जबकि 1 बैरल जिसमें कच्चा तेल खरीदा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, 158.98 लीटर या 159 लीटर बोल सकते हैं इसको होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो इसका जो है जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। जो दबे जीव जंतु मरने के बाद ज़मीन में दबे पड़े रहते हैं, जब इनको खोज की जाती है तो इनका अध्ययन जो है जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी के अंदर किया जाता है। देख लेते हैं एक्सप्लेन। पैलियोटोलॉजी
प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। जबकि जो आपका नर विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी दिया गया है, यह मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, कौन सा त्यौहार कैसे मनाते थे, क्या करते थे, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, उनके रीति रिवाज, रहन सहन के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें सी सही है, मार्स गैस जिसे मीथेन को कहा जाता है। देखते हैं एक्सप्लेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है और यह प्रकृति में जो है मुख्य अवयव के रूप में मीथेन 80% लगभग विद्यमान होता है। सिगरेट और लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर प्रयोग किया जाता है उसमें ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। घरेलू गैस सिलेंडर में जो जिस पे खाना बनता है, ब्यूटेन और प्रोपेन रंगहीन गंधहीन गैसों का मिश्रण होता है। इसमें लीकेज का पता लगाने के लिए अक्रिय पदार्थ मार्कॉप्टेन को मिलाया जाता है जो महकता है, नहीं तो पता नहीं चल सकती गैस लीक होने पर, तो उसमें मार्कॉप्टेन को मिलाया जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जाता है। देखते हैं धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो भरी होती हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीजन से भरी होती हैं, क्योंकि धमनियाँ शुद्ध रक्त का वहन करती हैं जो हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं, जो ऑक्सीजन से भरी होती हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है जो दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है। देखते हैं आपकी अगली समस्या। आपकी अगली समस्या काफ़ी विकट है, इससे सरकार भी परेशान है। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 मार्च, बी है 24 मार्च, सी है 24 मई, डी है 28 मई। तो इसका ऑप्शन बी 24 मार्च सही है। विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है फेफड़ा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन, बी है कार्बन, डी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन। तो ये इसका हाइड्रोजन सही है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना जो है हाइड्रोजन के परमाणु भार से की जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, इसीलिए उसकी तुलना जो है हाइड्रोजन के परमाणु भार की जाती है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो ये मच्छर के द्वारा होता है। देखते हैं एक्सप्लेन। जीका वायरस जो है एडीज मच्छरों से फैलता है। यह गर्भ में भी बच्चों को संक्रमित कर सकता है। सबसे अधिक यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 1947 के दशक में इस बीमारी की खोज हुई थी। यह बीमारी सबसे पहले बंदरों में देखी गई थी। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्या है? जीका वायरस एडीज मच्छरों से फैलता है। यह गर्भ में बच्चों को संक्रमित कर सकता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है मस्तिष्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह बीमारी सबसे पहले बंदरों में देखी गई थी। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है, लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, एक पौराणिक जानवर है, एक संक्रमित घाव है। तो ये कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। और ग्रेफाइट का उपयोग जो है आपकी पेंसिल की नोक में बनाने में किया जाता है, और नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट की छड़ें लगाई जाती हैं। ऐसे ऐसे वो उनको अंदर बाहर करके मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है चावल, बी है सूरजमुखी, सी है गन्ना, डी है पेट्रोल। तो ये गन्ने से प्राप्त किया जाता है एथेनॉल। एक्सप्लेन देख लेते हैं।
एथेनॉल गन्ने से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रकार का एल्कोहल है। इसका प्रयोग जो होता है पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में किया जाता है। और इसी के साथ में जान लेते हैं गन्ने की खोई से जो है बिजली भी बनाई जाती है। कुछ शुगर मिल प्लांट्स जो हैं वो अपनी खोई से ही बिजली बना के अपनी बिजली की को खपत करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी जो है ऑर्निथोलॉजी सही है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसको वर्ड विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया था। इसी के साथ जान लेते हैं सलीम पक्षी अभ्यारण्य जो है वो गोवा में है। देखते हैं 15 नंबर। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तो इसका ऑप्शन ए है प्रयास, बी है भार, सी है फलक्रम, डी है कोर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, फलक्रम। लीवर का वह बिंदु फलक्रम है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है। लीवर के 3 बिंदु हैं, आलम, भार, आयाम, लोड, एफर्ट, फलक्रम। तो देखते हैं इसका सी ऑप्शन सही है जो स्थिर रहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पीएमआई, बीएमआई बी है, सी है एमआईएम, डी है आईएमए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बीएमआई। मोटापे को नापने के लिए बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स शरीर का भार सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का फुल फॉर्म है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक कूलाम्ब है जो बी ऑप्शन में दिया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। देख लेते हैं कुछ और। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। देखते हैं आपकी नेक्स्ट समस्या। पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पानी के अंदर जो है पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है और सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। और जो बी में दिया है आपका राडार, राडार से वायुयान संकेतकों को ग्रहण करते हैं। और इसी के साथ जान लेते हैं गोताखोर जो है अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर श्वसन को नियमित बनाए रखने के लिए ले जाते हैं। चलते हैं आपकी नेक्स्ट पीढ़ा पर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ रतौली हो गया है, या रतौधी होगा। विटामिन ए की कमी से जो है रतौधी होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये जीवाणु जनित रोग है। और एनीमिया जो है आपका खून की कमी से होता है। टीबी तपेदिक है। एनीमिया आपकी खून की कमी से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AQI से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन AQI का फुल फॉर्म जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसका संबंध जो है वायु प्रदूषण से है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का संबंध वायु प्रदूषण से है। इससे वायु की गुणवत्ता मापी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन भी सही है, जोनास साल्क महोदय ने किया था। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने किया। 1952 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। PSLV से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ए ऑप्शन सही है। इसी पे रख के ले जाकर जो है वो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। इसको PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म है इसका बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन जो रहती हैं ये पॉड कहा जाता है। इनके समूह को, ग्रुप को जो है पॉड कहा जाता है। देख लेते हैं और आगे। डॉल्फिन समूह को पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन को 2009 में मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया। डॉल्फिन सबसे ज़्यादा गंगा नदी में पाई जाती है। किस नदी में? गंगा नदी में पाई जाती है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? देखते हैं कोशिका। ऑप्शन डी सही है इसका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी कहा जाता है।
इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक महोदय ने 1665 में किया था। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है आपका, चांदी। नोबेल धातु किसे कहते हैं रसायन विज्ञान में, देख लेते हैं उसको। जिसका जो है नमी, हवा, पानी के संपर्क में रहने पर के बावजूद भी जिस धातु का क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है उसे नोबेल धातु कहा जाता है। इसमें आती हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं, नोबेल धातुएं। इनको देख लेते हैं। इसमें प्लेटिनम जो है सबसे कठोर और सबसे महंगी धातु है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन बी सही है, स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है जो कान में पाई जाती है, और वहीं सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ की हड्डी है, और टीबिया जो है ये आपके घुटने से टार्सल तक पाई जाती है। ये चमकीली हड्डी के नाम से जानी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी, ये हमिंग बर्ड है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है, और यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है। और कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। शुतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ऑक्टोपस के खून का रंग होता है, इसका खून का रंग जो है नीला होता है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। ऑक्टोपस के खून में तांबे की अधिकता के कारण इसका खून नीले रंग का होता है। इसका प्रचलित नाम श्रिंगमीन है। क्या नाम है? श्रिंगमीन। आर्थ्रोपोडा समूह के सभी जीवों के खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इनके खून लाल नहीं होते हैं, जैसे कि कीट, बिच्छू और केकड़ा आदि। बिच्छू के खून का रंग भी पूछा जाता है, वो भी नीला होता है। अधिकतर एग्जाम में बिच्छू और ऑक्टोपस ही पूछे जाते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1909 में स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा और जमशेदजी टाटा के दूरदृष्टि प्रयास के परिणाम स्वरूप हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो इसको वर्जीनियस महोदय ने तैयार किया था। देखते हैं एक्सप्लेन। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि जो है वर्जीनियस महोदय ने तैयार किया था, जबकि जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज 1808 ईस्वी में की थी। जॉन डाल्टन महोदय ने परमाणु की खोज की थी। देखते हैं 31 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की ऊष्मा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य में परमाणु संलयन है, ऊर्जा का कारण पूछा जाता है काफी एग्जामों में, वह परमाणु संलयन है। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। इसी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो है हाइड्रोजन बम का भी निर्माण किया जाता है, जो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? और बी है इसका ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वो ब्लू व्हेल है, बी ऑप्शन सही है। स्तनपायी समतापी प्राणी होते हैं। एक्सप्लेन देख लेते हैं। इनका हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठी होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये बच्चे देने वाले होते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ अंडे भी देते हैं, उसमें इकीडना, प्लेटिपस जो है ये अंडे देने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है, 2 ही हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियस नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। इसके उदाहरण है मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़, चूहा। और ये कंगारू की थैली का नाम जो है मार्सुपियस नामक थैली है। ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की संरचना को किसने परिभाषित किया था? तो इसको आर्थर टॉन्सले ने परिभाषित किया था। ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञान शास्त्री
आर्थर टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र को संरचना को परिभाषित किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सी जो है न्यूट्रलाइजेशन, निष्क्रियकरण जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसी क्रिया है जिसमें द्रव्य एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला जाए लेकिन फिर अपनी मूल रूप में वापस ना आ पाए। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, जैसे दूध से दही का बनना, खाना का पकना। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है दोनों, जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में उड़ जाना ये ऊर्ध्वपातन की एक प्रक्रिया है। देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन दिया है, एक भौतिक परिवर्तन है जिसे पानी से बर्फ का बनना, जमना। आसवन किसी मिश्रित द्रव को अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के आधार पर अलग करने की विधि को आसवन कहते हैं, जैसे पानी से नमक का निकालना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके हमने आपको चारों ऑप्शन के बारे में उधेड़ के बता दिया। देखते हैं 35 नंबर। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनीय ऊतक हैं। जाइलम का काम पौधों की जड़ों से पानी खनिज पत्तियों तक पहुंचाना होता है, जबकि फ्लोएम का काम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निर्मित भोजन को जड़ों तक लाना होता है। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो इस ऑप्शन बी सही है, कार्बन डाई और मीथेन। एक्सप्लेन देख लेते हैं। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार गैस है पहली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इतनी गैसें हैं जो आपको घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से ऑरम कहा जाता है, ये ऑरम जो है सोना को कहा जाता है। ऑरम सोना को कहा जाता है। सोना मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है, इसलिए आकार लेने में कठिनाई होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इसका सी सही है, 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु विश्व भर में 1974 से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में की थी। अब इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके 193 सदस्य देश हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हवा के परागण पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? तो इसको एनिमोफिली कहा जाता है। हवा के परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। और हवा की गति का मापक यंत्र जो होता है वो भी एनिमोमीटर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, तो ये आपका लीवर है, जिगर जिसको बोलते हैं लीवर। एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अग्नाशय में पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जहां अग्नाशय रस का निर्माण होता है, जिसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। इसमें बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकान स्रावित होता है, जबकि गामा कोशिका से सोमेहोस्टेनिन नामक हार्मोन निकलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? इसका ऑप्शन ए सही है, कार्बन। कार्बनिक यौगिकों में हमेशा कार्बन
मौजूद रहता है। कार्बन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। जो है ग्रेफाइट का उपयोग जो है पेंसिल की नोक बनाने में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रिपीट हो गया है, फिर दूसरे सेट में भी पूछा गया था उसी दिन के। निम्नलिखित में से किस के योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? एडवर्ड जेनर जो हैं टीका के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। टीके के द्वारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। तो अल्पाका जो है इसे पाला जाता है, एक प्रकार की भेड़ है। अल्पाका को ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। ऊन का उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। भारत में कश्मीर, पंजाब में, राजस्थान क्षेत्र में भी ऊन का अधिक उत्पादन होता है, जबकि कश्मीर में पश्मीना भेड़ का ऊन काफ़ी महंगा होता है, जो इसका ऊन बहुत गर्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग जो है वो एक फल भित्ति है और बीजांडासन है। और टमाटर में लाइकोपीन वर्डी लवक पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग जो होता है लाल होता है। इसी के साथ जान लेते हैं लौंग का खाने वाला भाग कली है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीपीटी में पी संदर्भित करता है। तो डीपीटी में पी जो है, डीपीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। डी से जो है डिप्थीरिया है, पी से पर्टुसिस काली खांसी है, टी से टिटनेस है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है, पर्टुसिस काली खांसी, जो कि आपको दिख ही रहा है। बच्चों में डीपीटी की 5 खुराक दी जाती है। 2 महीने में पहली, 4 महीने पर दूसरी, 6 महीने पर तीसरी, 15 से 18 महीने पर चौथी, 4 से 6 साल में 5वीं दी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, अपवर्तन। सूरज की रोशनी को उसके अपवर्तन संघटक रंगों में विभाजित कर सकते हैं। प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद का उदाहरण जो है आपका इसमें अदरक है। अदरक और हल्दी प्रकंद के उदाहरण है। अदरक, हल्दी, शकरकंद, आलू भूमिगत तने का उदाहरण है। गाजर, शलजम, मूली से मूसला जड़ों का उदाहरण है, मूसला जड़ों के उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन डी सही है, सिगमंड फ्रायड। यह एक मनोवैज्ञानिक थे। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के एक मनोवैज्ञानिक थे। सपना, काम, दमित वासना आदि विचारों पर इन्होंने अपना विश्लेषण दिया था। देखते हैं यूमामी क्या है? यूमामी स्वाद का एक प्रकार है। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है सुखद, दिलकश स्वाद। यह 5 स्वादों का मिश्रण होता है। मीठापन, खट्टापन, कड़वापन, नुनखारापन शामिल है इसमें। इसको आप याद कैसे करेंगे? यूमामी को जब छोटे बच्चे को आप कुछ खिलाते हैं, उसको पसंद आता है तो यम्मी यम्मी करके और मांगता है। इसलिए आप समझ लीजिए यूमामी जो है यह एक स्वादिष्ट स्वाद से संबंधित शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? यह सहस्त्रपाद नामक जीव के अधिकतम पैर होते हैं। यह एक आर्थ्रोपोडस संघ का एक प्राणी है। इसका शरीर लंबा व खंडयुक्त होता है। इसके शरीर के ऊपर जो है काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका होता है। कीट वर्ग आर्थ्रोपोडस संघ में आते हैं। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और पेट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये गोंजर आप जानते हैं जो गांव में होता है, उसी के प्रकार का एक जीव है, जो कि सी ऑप्शन में दिया है, लेकिन उसी के प्रकार से उससे थोड़ा लंबा और जानवर है। इसमें सबसे अधिक पैर पाए जाते हैं। देखते हैं 52 नंबर आज का, लीमर क्या है? लीमर जो है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लीमर मेडागास्कर के हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर पाया जाने वाला छोटा बानर कुल का एक प्राणी है। ये जंतु काले और सफ़ेद रंग के होते हैं।
इस जंतु की पूंछ काफ़ी लंबी और धारीदार होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कणों को सकारात्मक आवेश होता है? किन कणों में? तो प्रोटॉन में होता है। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, राडार किसका संक्षिप्त रूप है? राडार का फुल फॉर्म जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है। तो राडार के संकेतकों को ग्रहण करके सूचना देता है। इसके द्वारा वायुयान, रॉकेट आदि की जानकारी मिलती है। देखते हैं 55 नंबर, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है। इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? तो ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कम करती है। पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। तो देखते हैं आज का ये हमारा सेशन जो है यहीं समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, ये बेनिफिशियल हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लिंक, हमारी सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारी PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर विद सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दी जाती हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहें,